हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा वन डायमेंशनल हीट फ्लो। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एंड्स ए एंड बी of a rod of length L are kept at 0 degree Celsius and 100 degree Celsius respectively until the steady state conditions prevail. If the temperature of end A is suddenly raised to 20 degree Celsius and that of B is reduced to 80 degree Celsius and kept so, find the temperature distribution at a distance x from A at any time. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ एंड्स ए एंड बी of a rod of length L are kept at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, यानी एक रॉड दी हुई है आपको A और B जिसकी लेंथ दी हुई है आपको कितनी L दी हुई है। आपको कह रहा है जो एंड A है वो कितने पे है 0 डिग्री सेल्सियस में, एंड B कितने पे है 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसको आपने रखा until the steady state condition prevails। फिर से क्या आ रहा है स्टेडी स्टेट आ रहा है, यानी आपको यहाँ पे जो एंड पॉइंट है बाउंड्री कंडीशन है, ए पे क्या कंडीशन है बी पे क्या कंडीशन है दोनों दी हुई है, यानी आपको बाउंड्री कंडीशन दी हुई है। क्या नहीं दी हुई है इनिशियल कंडीशन नहीं दी हुई है। और इनिशियल कंडीशन निकालने के लिए क्या दिया उसने कि स्टेडी स्टेट कंडीशन प्रिवेल कर रही है, मतलब स्टेडी स्टेट है, मतलब u इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम t। अगर u इंडिपेंडेंट है टाइम t से तो del u बाई del t कितना आएगा 0 आएगा। याद है सबका वाला मेथड। फिर उसके बाद बोल रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ एंड ए इज सडनली रेज टू 20 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ बी इज रिड्यूस टू 80 डिग्री सेल्सियस एंड केप्ट सो। आपसे कह रहा है कि अब एंड ए का टेम्परेचर आपने कितना कर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया और एंड बी का 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया। 0 डिग्री सेल्सियस आया क्या नहीं आया। देखो आप अगर पिछले कितने भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बाउंड्री कंडीशन जो है वो एंड में जाके क्या बन जाती थी 0 बन जाती थी। अगर आपको याद हो देखो पिछला क्वेश्चन जो हमने देखा था पहले 0 डिग्री और 100 डिग्री पे था, फिर बी को भी आपने कम कर दिया, क्या कर दिया 0 डिग्री पे, यानी ए भी 0 डिग्री पे हो गया बी भी 0 डिग्री पे हो गया। उससे पहला वाला क्वेश्चन देखो यहां पे इफ एंड्स आर सडनली कूल टू 0 डिग्री सेल्सियस, यानी हमको एंड्स का टेम्परेचर हमेशा क्या चाहिए होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों? ताकि हम लोग
जो यहाँ पे कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। यहाँ पे आपको एंड्स का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन में आपको एक नया वेरिएबल, एक नया टेम्परेचर v इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। वो कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं, ताकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन भी हमसे पूछे तो हमको उसका आंसर देना आए। तो चलिए सॉल्यूशन समझ में आया। पहले बेसिक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे स्टेडी स्टेट क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमको इनिशियल कंडीशन दी हुई नहीं है। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो हमारे लिए इनिशियल कंडीशन हो जाएगा नेक्स्ट केस के लिए। होगा कोई भी दिक्कत किसी को? तो चलिए क्या बोल रहा है, फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम a एट एनी टाइम t। तो उसको हम क्या ले लेंगे, u ले लेंगे। तो लिखेंगे लेट u जो फंक्शन है x और t का बी द टेम्परेचर ऑफ रॉड ए बी। आएगा ये टेम्परेचर है रॉड ए बी का एट डिस्टेंस x फ्रॉम a दिया हुआ है। फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम a। तो आपने लिया u, ये है टेम्परेचर ऑफ रॉड ए बी का एट डिस्टेंस x फ्रॉम a एट एनी टाइम। तो आप देख रहे हैं जिस लैंग्वेज में हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, हम यहाँ पे आंसर में जो बना रहे हैं थियरी वाला पार्ट, वो भी उसी हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आपसे बोल रहा था आपको टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम a। तो आपने टेम्परेचर को क्या लिया, u लिया। तो आपने u लिखा है टेम्परेचर ऑफ रॉड ए बी एट डिस्टेंस x फ्रॉम a। कब? एट एनी टाइम t। लिख दिया। अगर ये टेम्परेचर है तो किसको सेटिस्फाई करेगा, हीट इक्वेशन को। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इट सेटिस्फाइज हीट इक्वेशन। अगर आपको याद हो हीट इक्वेशन क्या होती है, डेल यू बाय डेल टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब देखें यहाँ पे आपको कौन सी कंडीशन दी हुई है, एंड ए और बी का टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली अंटिल द स्टेडी स्टेट कंडीशन प्रिवेल। यानी जब तक स्टेडी स्टेट कंडीशन नहीं आती तब तक आपका 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस ही चलने वाला है? तो आप बताइए क्या दिया हुआ है अपने को? यहाँ पे हमको दी हुई है बाउंड्री कंडीशन। याद रखना जो भी एंड की कंडीशन रहती है वो क्या होती है हमारे लिए, बाउंड्री कंडीशन होती है। पहला क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। कौन से पॉइंट का, पॉइंट ए का। पॉइंट ए कितने दूरी पे है, 0 पे। तो x की वैल्यू हो गई 0 एट एनी टाइम t। कितना दिया हुआ है आपको, 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। और सेकंड आपको क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। कौन से पॉइंट का, पॉइंट बी का। अब देखो ए से बी कितनी दूरी पे है, ए बी की लेंथ है l। तो आप कितनी दूरी ले सकते हैं पॉइंट बी की, ए से l ले सकते हैं। तो आ गया डिस्टेंस l एट एनी टाइम t। कितना दिया हुआ है आपको, 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 100 दी हुई है। इनिशियल कंडीशन दी हुई है क्या, कि इनिशियली ये रेट पे आपका हीट जा रहा था, या तो फिर कुछ ऐसा हो रहा था, इतना टेम्परेचर था रॉड का, ऐसा कुछ भी दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। इनिशियल स्टेट हमको कुछ भी दी हुई नहीं है, इनिशियल कंडीशन दी हुई नहीं है। पर क्या दिया हुआ हमको, अंटिल द स्टेडी स्टेट कंडीशन प्रिवेल्स आता है। तो आपको याद होगा आपने क्या लिखा था, फॉर स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट के लिए क्या होता है, द टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। टेम्परेचर किससे इंडिपेंडेंट होता है, टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। तो आप बोल सकते हैं डेल यू बाय डेल टी की वैल्यू क्या होंगी, 0 होगी। समझ रहे हैं ना? अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है टाइम से, यानी टेम्परेचर टाइम के हिसाब से चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव जैसे आप विद रिस्पेक्ट टू टी लगाएंगे तो डेल यू बाय डेल टी की वैल्यू क्या आएंगी, 0 आ जाएगी। आएगी, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप बताइए अगर डेल यू बाय डेल टी की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, डेल यू बाय डेल टी की जगह आ जाएगा 0। तो आप लिखेंगे 0 इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। सी तो कांस्टेंट है, यानी
डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसको कर देंगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार डेरिवेटिव एक बार इंटीग्रेशन कैंसिल, तो क्या बचेगा डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन 0। अब अगर आपने इंटीग्रेट किया तो आपको क्या ऐड करना पड़ता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो मैंने C1 कर दिया ऐड, वेयर C1 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। एक बार और डेरिवेटिव बचा है तो फिर से क्या कर देंगे इसको इंटीग्रेट, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से एक बार इंटीग्रेशन एक बार डेरिवेटिव कैंसिल, तो यू की वैल्यू क्या आएंगे, C1 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस ऐड हो जाएगा एक और कांस्टेंट आ गया C, इसको दे इक्वेशन नंबर 2 वेयर C2 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और ये चीज समझ में आ रही ना, टेम्परेचर जो है वो इंडिपेंडेंट है टाइम का, मतलब अब टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन बचा है x का, u किसका फंक्शन था x और t का, स्टेडी स्टेट में टाइम से इंडिपेंडेंट होता है ना, टाइम का फंक्शन नहीं होता है, यानी u सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है x का। करके जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, कांस्टेंट ऐड होगा, कोई फंक्शन ऐड होगा क्या, नहीं होगा। अब लगा दो बाउंड्री कंडीशन, तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, क्या हमारी पहली बाउंड्री कंडीशन, u की वैल्यू एट डिस्टेंस 0 एट एनी टाइम t, कितना दिया हुआ है आपको 0 दिया हुआ है, तो बताइए इक्वेशन 2 क्या बन जाएंगे, इक्वेशन 2 बिकम्स u की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0, तो आ गया 0 इक्वल टू C1 इंटू कब, जब आप x के जगह क्या डालेंगे, आप x के जगह डालेंगे 0, तो आ गया C1 इंटू 0 प्लस C2, तो यहां से C2 की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 0 आ गई, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स क्या बन जाएंगी, u की वैल्यू आ जाएंगी C1x प्लस C2, तो आ गया C1x प्लस C2, C2 की वैल्यू क्या है 0, तो हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 3। एक और बाउंड्री कंडीशन दी हुई है आपको, क्या कि u की वैल्यू एट L, T क्या है 100, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, कौन सी, u की वैल्यू एट डिस्टेंस L एट एनी टाइम t, कितना दिया हुआ है 100, तो बताओ इक्वेशन 3 क्या होगा, u की जगह आप क्या लिख सकते हैं 100, कब, जब आप x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे L, तो आ जाएगा C1 L, तो यहां से C1 की वैल्यू L मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो आ गया 100 अपॉन L, आया सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स क्या बन जाएगा, u इक्वल्स टू C1x, C1 की वैल्यू क्या है 100 अपॉन Lx आएगा, ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 4। अब ये आपके लिए क्या बन गई है, इनिशियल कंडीशन, है ना, क्योंकि ऐसा आंसर निकालने के बाद ये हो गया हमारा जनरल टेम्परेचर ऑफ रॉड, कोई भी डिस्टेंस x पे आप कैसे निकाल सकते हैं, आ गया, तो ये हो जाएगा हमारे लिए इनिशियल कंडीशन, कब, इफ the temperature of n is suddenly raised to 20 degree Celsius and that of b is reduced to 80 degree Celsius, तो चलिए लिखेंगे, now the temperature of A is increased to 20 degree Celsius and that of B is reduced to 80 degree Celsius, and that of B is reduced to 80 degree Celsius, therefore अब बाउंड्री कंडीशन क्या बन जाएंगे आपके लिए, therefore बाउंड्री कंडीशन, या तो आप चाहते हैं यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं न्यू बाउंड्री कंडीशंस, क्या बनेंगी, पहली बाउंड्री कंडीशन, अब आप क्या बोल रहे हैं, एंड ए का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर की वैल्यू ए पे, ए हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है तो डिस्टेंस कितना हो गया 0, एट एनी टाइम टी कितना दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस,
सेकंड आपको दिया हुआ टेम्परेचर किसका, पॉइंट बी का। पॉइंट बी कितनी दूरी पे है, एल डिस्टेंस की दूरी पे है, तो डिस्टेंस हो गया एल। एट एनी टाइम टी कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब हमारे पास इनिशियल कंडीशन भी है ना, आपने निकाला था अभी पिछले केस में, क्या निकाला, u की वैल्यू। यहां पे आप x जो है डिस्टेंस, पॉइंट ए है और b है, पॉइंट ए से आप डिस्टेंस नापोगे तो क्या है वो हमारा x दिया हुआ है। तो आपने निकाला कि एक x डिस्टेंस पे आप टेम्परेचर की वैल्यू क्या ले सकते हैं, u इक्वल टू 100/L इंटू एक्स। कब, जब आपने टेम्परेचर a का बना लिया है 20, b का बना लिया है 80। इसके पहले वाली कंडीशन थी जो हमारा ओरिजिनल कंडीशन था 20 80, पहले था 0 100, उससे फिर आपने टेम्परेचर a का बढ़ा के 20 किया, b का घटा के 80 किया। तो चेंज करते वक्त उससे पहले क्या कंडीशन थी हमारी, u की वैल्यू थी 100/L x। याद रखना है हमेशा जो आप निकालते हो हमारे लिए क्या होता है, इनिशियल कंडीशन होता है। तो इनिशियल कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक है हमारे पास, क्या है, u की वैल्यू एट एनी डिस्टेंस x एट टाइम t इक्वल्स टू 0, क्या दिया हुआ है, 100x/L। कैसे है समझा, पक्के में समझा। यहाँ पे आप देखो u की वैल्यू में, u कोई किसका फंक्शन था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x का, टाइम का था क्या, नहीं, क्योंकि स्टेडी स्टेट पे फंक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है टाइम से। स्टेडी स्टेट के बाद आपने टेम्परेचर को 20 और 80 किया, तो स्टेडी स्टेट के बाद आपने टेम्परेचर चेंज किया, यानी ये बाद में किया है इसके, है ना। तो ये हमारे लिए क्या होगी, इस केस के लिए इनिशियल कंडीशन होगी, हुई। तो आपने t की जगह 0 रखा, t तो है ही नहीं यहाँ पे, तो u की वैल्यू एट x, 0 क्या है, 100/L इंटू एक्स है। पर अभी भी हमारी बाउंड्री कंडीशन 0 0 आई क्या, नहीं। तो आप लिखेंगे सिंस द टेम्परेचर ऑफ बोथ एंड्स आर नॉट 0, आपके टेम्परेचर ऑफ बोथ एंड 0 दिए हुए हैं क्या, नहीं दिए हुए हैं। तो आप बोल सकते therefore we choose u की वैल्यू x, t, मैं इसको ले लूंगा v एट x, t प्लस f ऑफ x। समझा, जब भी आपको 0 नहीं मिले, ठीक है, टेम्परेचर बोथ एंड का 0 नहीं मिले, तो आप क्या करोगे, आप u को फंक्शन बनाओगे v और f ऑफ x का। तो आपने लिखा u ऑफ x, t को आप लेंगे v ऑफ x, t प्लस f ऑफ x लेंगे। ये हो गई, पकड़ लो, आपके लिए इक्वेशन 4 हो गई थी, तो हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 5 आएगी। कोई दिक्कत नहीं, ये क्यों लिए समझ रहा है, ताकि हम एक नया फंक्शन, नया टेम्परेचर v ले सके, एक फंक्शन f ऑफ x ले सके, इस तरीके से कि एंड पॉइंट पे क्या टेम्परेचर है हमारा, 0 आएगा। तो आपने लिया u ऑफ xt इक्वल्स टू v ऑफ xt प्लस f ऑफ x सच दैट, किस तरीके से कि आपको यहाँ पे एक कंडीशन जो लेना है, नहीं तो पहले निकाल लूं क्या वैल्यू, आप चाहो तो पहले यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो जो आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको सब्स्टिट्यूट करके, या तो फिर आप यहीं पे ही एक फंक्शन नया बना सकते हो। तो मैं अभी ऐसा करता हूँ, इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 क्या है, डेल यू बाय डेल टी सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे दो वैल्यू है, एक है डेल यू बाय डेल टी, एक है डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से डेल यू बाय डेल टी की वैल्यू क्या आएंगे, अगर मैं u को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो होगा डेल यू बाय डेल टी। v भी फंक्शन किसका, x और t का, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डेल v बाय डेल टी। f ऑफ x है, x का फंक्शन है, जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साथ साथ अगर मैं निकालू डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू, अब मैं दो बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो u का डेरिवेटिव डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो v का डेरिवेटिव डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर, प्लस f ऑफ x का डेरिवेटिव
एफ डबल डैश ऑफ एक्स आएगा। तो हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 6। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 6, 1 क्या थी, डेल यू बाय डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर थी ऐसा। तो बताओ डेल यू बाय डेल टी क्या है वैल्यू आपके पास, डेल वी बाय डेल टी, तो आ गया डेल वी बाय डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर क्या है वैल्यू, डेल स्क्वायर वी बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर वी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश ऑफ एक्स, आ गया एफ डबल डैश ऑफ एक्स आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इसको दे इक्वेशन नंबर 7। अब आप वैल्यू को करेंगे चूज, तो आप लिखेंगे वी चूज एफ ऑफ एक्स सच दैट, किस तरीके से कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, v की वैल्यू एट 0 कमा टी क्या हो जाए, 0 हो जाए, एंड v की वैल्यू एट l कमा टी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हो, आपने अब फंक्शन को ही चेंज कर दिया, पॉइंट ए था पॉइंट बी था, अब मैंने टेम्परेचर का ऐसे डिनोट कर दिया v से, 0 कमा टी का मतलब एट डिस्टेंस 0, यानी पॉइंट ए पे टेम्परेचर कितना हो गया 0, v की वैल्यू एट l कमा टी यानी पॉइंट p पे कितना हो गया 0। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें ये है जो है आपके लिए इक्वेशन नंबर 8। तो हमने क्या किया यहाँ पे, बाउंड्री कंडीशन खुद से अज्यूम किए हैं, समझा पक्के में, सच में समझा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 7 बिकम्स क्या बन जाएगा, डेल वी बाय डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वी बाय डेल एक्स, क्योंकि एफ डबल डैश ऑफ एक्स का आपने क्या ले लिया, 0 ले लिया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 8। ये कौन से फॉर्म की इक्वेशन दिख रही है आपको, हीट इक्वेशन दिख रही है, बस यू की जगह क्या आ गया, बी आ गया, आया डेल वी बाय डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वी बाय डेल एक्स स्क्वायर आया। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 8 इज, क्या रहता है हीट इक्वेशन, याद है आप लोगों को क्या लिखते थे, आप आंसर लिखते थे किसके टर्म्स में, u के टर्म्स में, यहाँ पे आप किस पे लगा रहे हो, v पे लगा रहे हो, तो यहाँ पे आंसर किसके टर्म्स में आएगा, v के टर्म्स में आएगा। तो आ गया v इक्वल टू a cos px प्लस b sin px e टू द पावर माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर। समझा, पक्के में समझा। यहां से देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्यों, जब भी बाउंड्री कंडीशन का आंसर 0 नहीं आए तो आप कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते, क्या नहीं निकाल सकते। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सिंस द टेम्परेचर ऑफ बोथ एंड्स आर नॉट 0 वी चूज, आप u को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, u के जगह दूसरी वैल्यू डाल देंगे, ऐसी वैल्यू जिसको आप 0 अज्यूम कर सके उसके जगह। तो मैंने u के जगह किसको डाल दिया, यहाँ पे v को डाल दिया, तो मैंने लिखा u ऑफ xt की वैल्यू मैंने ले लिया v ऑफ xt प्लस f ऑफ x। हम ये ऐसा अज्यूम करके चल रहे कि f ऑफ x की वजह से 0 नहीं बन रहा था, तो हम वो f ऑफ x को हटाना चाहते हैं, तो मैंने लिया u ऑफ xt की वैल्यू v ऑफ xt प्लस f ऑफ x। मेरी इक्वेशन क्या थी, डेल u बाय डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो मैं ये u से अब डेल u बाय डेल टी भी निकालूंगा, तो मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो u का डेरिवेटिव डेल u बाय डेल टी, v का डेरिवेटिव डेल v बाय डेल टी। ये तो है f ऑफ x, फंक्शन किसका है, x का। अब डिफरेंशिएशन किसके टर्म्स में लगा रहे, t के, तो x क्या रहेगा कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। फिर आपने इसको दो बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो f ऑफ x ने कोई पाप किया क्या, नहीं, ये भी दो बार डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया f डबल डैश ऑफ x। तो ये वैल्यू का आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 6 क्या मिलेगा, डेल u बाय डेल टी के जगह डेल v बाय डेल टी, सी स्क्वायर जैसा था वैसा, डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर की जगह डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस f डबल डैश ऑफ x। तो ये है वो जड़ जिसके वजह से हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा था। तो आपने लिखा वी चूज एफ ऑफ एक्स सच दैट कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, v की वैल्यू एट पॉइंट a यानी 0 कमा t पे कितना हो जाए 0, और v की वैल्यू एट पॉइंट b यानी l कमा t पे कितनी आ जाए 0 आ जाए।
तो इक्वेशन 7 क्या बन जाएंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स का आपने ले लिया 0, तो आगे डेल वी बाय डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वी बाय डेल एक्स स्क्वायर। ये क्या है, हीट इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, जो हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ 8 इज, यहाँ पे डेरिवेटिव किस पे लग रहा है, बी, v इक्वल्स टू a cos px प्लस b sin px e टू द पावर माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो इसके लिए आपकी बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएंगी, बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे दो है। पहला कि आपने v की वैल्यू एट 0, t कितना लिया है, 0, और आपने v की वैल्यू एट l, t ये भी कितना लिया है, 0 लिया है। अब हमको चाहिए इनिशियल कंडीशन। अब इनिशियल कंडीशन कैसे निकालेंगे, इनिशियल कंडीशन के लिए हमको चाहिए v ऑफ xt की वैल्यू, फिर हम निकालेंगे एट x, 0 पे वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 क्या लिए थे आपने, u ऑफ xt इक्वल्स टू v ऑफ xt प्लस f ऑफ x आएगा। हमको इनिशियल कंडीशन चाहिए, मतलब व्हेन टाइम इक्वल्स टू 0, तो आप लिखेंगे फॉर इनिशियल कंडीशन, दैट इज जब टाइम कितना होता है 0, तो आपको u ऑफ x, t के जगह आ गया 0 इक्वल्स टू v ऑफ x, t के जगह आ गया 0 प्लस f ऑफ x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझे यहां तक? तो बताइए क्या मिलेगा आपको, u ऑफ x, 0, u ऑफ x, 0 कहां निकाले हमने, ये है u ऑफ x, 0 क्या है 100x अपॉन l, तो आ गया 100x अपॉन l इक्वल्स टू v ऑफ x, 0 प्लस f ऑफ x। हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू है क्या, अभी तक नहीं है, तो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 10। तो f ऑफ x कैसे निकालेंगे, आपने f डबल डैश ऑफ x को क्या लिया था, 0, तो आप लिखेंगे हियर f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू क्या है, 0, तो इसको कर दो इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एक डेरिवेटिव एक इंटीग्रेशन कैंसिल, तो आ गया f डैश ऑफ x, क्योंकि आपने इंटीग्रेट किया, आप क्या ऐड करेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आ गया c3, वेयर c3 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। फिर से इसको कर दोगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो f डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, f ऑफ x, c3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो 1 का इंटीग्रेशन x, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन लगाया, एक और बार क्या ऐड करेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आ गया c4, वेयर c4 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 11। हमारे यहाँ पे जो f ऑफ x है, ये हमको अभी तक किसके टर्म्स में आया है, c3 और c4, दोनों क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, हमारे पास वैल्यू है क्या उसकी, नहीं है, तो चलो हम पहले c3 और c4 की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, आप इक्वेशन 5 और 11 को यूज करेंगे, तो आप लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 11 क्या मिलेगा आपको, u ऑफ x, t, u ऑफ x, t की वैल्यू क्या है, v ऑफ x, t, तो आ गया v ऑफ x, t प्लस f ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, c3x प्लस c4 है ऐसा। अब आप बताइए, जब आप कंडीशन पहली वाली अप्लाई करेंगे, मतलब व्हेन x इक्वल्स टू 0, x के जगह 0 ले तो क्या मिलेगा, u ऑफ 0, t इक्वल्स टू v ऑफ 0, t प्लस c3 इंटू x के जगह 0 प्लस c4, u की वैल्यू एट 0, t कितनी आएंगी। अब आप अगर देखो, हमने u निकाल के रखा है, क्या निकाल के रखा है, क्या है, u की वैल्यू एट 0, t कितनी है 20, तो आ जाएगा 20 इक्वल्स टू v की वैल्यू एट 0, t प्लस c3 इंटू 0 c3 प्लस c4, v की वैल्यू एट 0, t ये भी है क्या हमारे पास है, हमने लिख के रखा होगा, इनिशियल कंडीशन लिखे हैं क्या, फॉर इनिशियल कंडीशन v की वैल्यू एट 0, t कितनी है 0, तो ये भी आ गया, कितना आ गया, चलिए बताइए यहाँ से c4 की वैल्यू कितना आ जाएंगे, यहाँ पे 20 आ जाएंगे, आएगी 0 प्लस c4 कितना होगा c4, तो c4 की वैल्यू क्या आ गई
20 आ गई। तो देयरफॉर इक्वेशन 12 बिकम्स, क्या बन जाएंगे आपकी इक्वेशन 12, u ऑफ x कमा t इक्वल्स टू v ऑफ x कमा t प्लस c3x प्लस c4 की वैल्यू 20, इक्वेशन नंबर 13 आ गया। तो आपने ये निकाला जब x की वैल्यू क्या थी, 0 थी। अब आपको अगर याद हो, रॉड थी ए बी, x की वैल्यू 0 यानी पॉइंट ए, कितनी लेंथ है l, तो जब आप x की वैल्यू ले लोगे l, तो आप कौन से पॉइंट पे पहुंच जाओगे, b पे। तो आपको क्या मिलेगा, u की वैल्यू, x की जगह आ गया l, तो आ जाएगा l कमा t पे, क्या आएगा v की वैल्यू एट x कमा t यानी l कमा t प्लस c3x, x की वैल्यू क्या है l प्लस 20 आएगा। u की वैल्यू बताओ एट l कमा t, कितनी दी हुई है आपको, u की वैल्यू एट l कमा t है हमारे पास 80 है, तो आ जाएगा 80। तो आप लिखेंगे 80 इक्वल्स टू v की वैल्यू एट l कमा t प्लस c3l प्लस 20। v की वैल्यू एट l कमा t क्या लिया आपने, 0, तो ये भी सब्स्टिट्यूट कर दो। v की वैल्यू एट l कमा t कितनी थी, 0, हमको c3l की वैल्यू चाहिए, तो चलो 80 जैसा था वैसे यहाँ पे प्लस 20 इधर गया तो माइनस 20 इक्वल टू c3l, तो पता है c3 की वैल्यू क्या आएंगी, 80 में से 20 गया तो बचेगा 60, यहाँ पे l मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो c3 की वैल्यू आई 60 अपॉन l। तो बताओ इक्वेशन 13 क्या बन जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 13 बिकम्स, क्या था, u ऑफ x कमा t, आ गया u ऑफ x कमा t इक्वल्स टू v ऑफ x कमा t प्लस c3x, c3 की वैल्यू 60x अपॉन l प्लस 20, तो आ गया प्लस 20, इक्वेशन नंबर 40 आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इतनी मेहनत क्यों किए, ताकि आप इनिशियल कंडीशन निकाल सके। अभी आपने जब b के टर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट किया है, तो देखो आपने पॉइंट a और b की वैल्यू लिया है, तो a पे आपने इनिशियल टेम्परेचर कितना लिया है, 0, b पे भी कितना लिया है, 0, तो ये हो गया एट एनी टाइम t। अब हमको देखना है कि जब टाइम t को लेंगे हम 0 तब क्या आंसर आएंगे, तो आप लेंगे फॉर इनिशियल कंडीशन, दैट इज जब टाइम की वैल्यू क्या हो, 0, तो इक्वेशन 14 क्या बन जाएंगे, u की वैल्यू एट x कमा 0 इक्वल्स टू v की वैल्यू एट x कमा 0 प्लस 60x अपॉन l प्लस 20। बताइए आपके पास v की वैल्यू, u की वैल्यू है क्या, u की वैल्यू एट x कमा 0, इनिशियल वैल्यू निकालते हैं आपने, u की वैल्यू एट x कमा 0 कितनी है, 100x बाय l, तो आ जाएगा 100x बाय l इक्वल्स टू v की वैल्यू एट x कमा 0, यही तो निकालना है, प्लस 60x अपॉन l प्लस 20। तो बताओ यहाँ से v की वैल्यू एट x कमा 0 यानी इनिशियल कंडीशन क्या मिली आपको, 100x अपॉन l, यहाँ पे प्लस 60 इधर गया तो माइनस 60, 100 में से 60 गया तो कितना बचेगा, 40x अपॉन l, यहाँ पे प्लस 20 उधर गया तो माइनस 20, तो आ गया माइनस 20, तब आपके पास इनिशियल कंडीशन भी आ गई। आगे किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, तो आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन है, आपके पास इनिशियल कंडीशन है। तो चलो अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व। तो नाउ आपके पास v की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 9 से, स्क्वायर पी स्क्वायर टी है ऐसा, इसको आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9, है ना, ये समझा ना, v की वैल्यू कब, एट x कमा t है। तो चलिए बताइए, अब आपको इनिशियल कंडीशन यूज करना है, कैसे करते हैं, आपने अभी तक u के टर्म में यूज किया था, आप किसके टर्म में करना है, v के टर्म में, और कुछ भी चेंज है क्या, नहीं, तो आप लिखेंगे यूजिंग इनिशियल कंडीशन। क्या है इनिशियल कंडीशन, पहली कि v की वैल्यू
एट 0, कितनी दी हुई है 0, याद है ना, ए बी। आपने v को इस तरीके से लिया कि v की वैल्यू इस पॉइंट पे भी 0 है, इस पॉइंट में भी 0 है फॉर एनी टाइम t दी हुई है। तो बताओ क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर इक्वेशन 9 बिकम्स, v के जगह आप क्या लिख सकते हैं 0। कब, जब आप x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो p इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस p साइन p इंटू 0 0 e टू द पावर माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर t। तो बताओ क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू कॉस 0 होता है 1, साइन 0 होता है 0, तो a इंटू 1 a, b इंटू 0 0, 0 प्लस a a, e टू द पावर माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर t आ जाएगा। तो बताइए यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नहीं तो v हर पॉइंट पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझा पक्के में, तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए 0 होगी। तो देयरफॉर इक्वेशन 9 बिकम्स, बताइए क्या मिलेगा आपको, v की वैल्यू आती है a cos px, लेकिन a है 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, 0 ऐड करूंगा तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं, तो आ गया b साइन। अब आप देख रहे हैं, अब पूरा पिछला क्वेश्चन आ गया, तो b साइन px e टू द पावर माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर t। अब अगर आपको याद हो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप पे अब आप निकालेंगे p की वैल्यू, कैसे, सेकेंड कंडीशन यूज करके, तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। अरे यार मैं इनिशियल की लिखता हूँ, कौन सी कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन है, तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन क्या है बाउंड्री कंडीशन, कि v की वैल्यू पॉइंट b पे यानी डिस्टेंस l पे एट एनी टाइम t कितनी लिया आपने 0 ली, लगा दीजिए बाउंड्री कंडीशन। क्या है बाउंड्री कंडीशन, कि जैसे ही आप x के जगह डालेंगे l, तो आपको v के जगह क्या वैल्यू मिल जाएंगी 0। तो इक्वेशन नंबर 15 बिकम्स, v के जगह आ जाएगा 0, कब, जब b साइन p x, x की जगह आपको क्या डालना है e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर आएगा। याद रखना यहाँ पे इनिशियल कंडीशन नहीं बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हम, ठीक है, समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं आता। अब फिर से देखिए आप, b कांस्टेंट है, 0 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो पूरा v 0 हो जाएगा। e का पावर यानी वैल्यू 0 हो सकती क्या, नहीं, अगर ये 0 हो गया तो पूरा v 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कौन 0 हो सकता है, साइन pl की वैल्यू 0 हो सकती है। साइन की वैल्यू 0 कब होती, साइन n पाई पे 0 होता है, तो साइन pl की वैल्यू कैसे इक्वल आ जाएंगे साइन n पाई, वेयर n की वैल्यू क्या होती 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, साइन साइन कैंसल, तो pl की वैल्यू क्या आ जाएंगी n पाई, जहां पे n की वैल्यू क्या है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, यानी यहां से p की वैल्यू क्या आएंगी n पाई बाय l, जहां पे n की वैल्यू क्या है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। सब्स्टिट्यूट कर दो तो v की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, देयरफॉर इक्वेशन 15 बिकम्स, क्या मिलेगा आपको v की वैल्यू क्या आ जाएगा b साइन px, p के जब p की वैल्यू अभी निकाला आपने, क्या है p की वैल्यू n पाई बाय l, आ गया n पाई बाय l x, तो आ गया p x e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर p स्क्वायर, आ गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय l स्क्वायर t। इक्वेशन नंबर 16 वेयर n की वैल्यू क्या है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। फिर आप इसको क्या करेंगे समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर v क्या है यहाँ पे x और t दोनों का फंक्शन है, तो आप लिखेंगे v ऑफ x t क्या आ जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक ऐड करना है, किसको b कांस्टेंट को लिख दो b n साइन n पाई x अपॉन l e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय l स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 17। अब यहां से पूरा पिछले टाइप वाले क्वेश्चंस के फॉर्म में जाते जा रहा है पूरा ही। अब नेक्स्ट स्टेप अगर आपको याद हो तो क्या करना पड़ता है हमको, इनिशियल कंडीशन लगाना पड़ता है, तो आप लिखेंगे यूजिंग इनिशियल कंडीशन। क्या इनिशियल कंडीशन, आपको v की वैल्यू एट x कमा
जीरो निकाले थे हमने, निकाले थे क्या, v की वैल्यू एट x कमा 0, कितनी निकाले 40x बाय l माइनस 20, 40x बाय l माइनस 20 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो v के जगह आप क्या लिख सकते हो 40x बाय l माइनस 20, बस जब आप t की वैल्यू क्या ले लेंगे 0, तो t के जगह डाल दो 0, तो आ जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी bn साइन n पाई x बाय l e का पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है 1 होता है, आप लिख सकते हो देयरफॉर 40x अपॉन l माइनस 20 इक्वल टू समेशन n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी bn साइन n पाई x बाय आएगा। अब ये कौन से फॉर्म में आ गया, फूरियर साइन सीरीज के फॉर्म में, तो आप बोल सकते देयरफॉर bn की वैल्यू यहां से क्या आ सकती 2 बाय l इंटीग्रेशन 0 से लेके l तक आ जाएगा। फिर क्या आता f ऑफ x क्या है यहाँ पे 40x बाय l माइनस 20 इंटू bn के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आएगा साइन n पाई x बाय l इंटू dx। फिर से ये कौन से फॉर्म में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ u v लगा सकते हैं, क्या लगाना है यहाँ पे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्या रहता है इंटीग्रेशन ऑफ u v, क्या रहता u यानी 40x बाय l माइनस 20 इंटीग्रेशन ऑफ v, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस n पाई x अपॉन l, लेकिन यहाँ पे देखो x के साथ एक कांस्टेंट है, क्या है n पाई बाय l, तो सेम कांस्टेंट से क्या करना पड़ता है हमको डिवाइड करना पड़ता है, ये हो गया u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, तो देखो 40 बाय l कांस्टेंट है, इंटीग्रेट डेरिवेटिव के बाद x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 20 का 0, इंटीग्रेशन ऑफ v साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस n पाई x बाय l, फिर से देखो कांस्टेंट क्या है x के साथ n पाई बाय l, सेम वैल्यू से कर दो डिवाइड, आएगा इनटू dx। लिमिट कहां कहां पे आता, माइनस साइन के लेफ्ट में भी लिमिट, माइनस साइन के राइट में भी लिमिट आएगा। अब क्या करूंगे यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या मिलेगा 2 बाय l जैसा था वैसा, पहले जहां पे x है उसकी जगह क्या डालूंगे l, तो l कैंसिल, तो आएगा 40 माइनस 20 कितना आया 20, ये माइनस साइन मल्टीप्लीकेशन में तो आ गया बाहर, x की जगह l कैंसिल, तो क्या बचा cos n पाई, तो आ गया cos n पाई, और डिवीजन में क्या है n पाई बाय l कहां पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहां पे चला गया न्यूमरेटर में, आया कोई भी दिक्कत कोई डाउट। नेक्स्ट क्या रहती, आप पहले तो माइनस साइन डालते तो आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन लोअर लिमिट में एक और माइनस साइन है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, जहां जहां पे एक्स उसकी जगह क्या डालना है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 40 तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 माइनस 20 माइनस 20 आ गया, तो यहाँ पे आ गई वैल्यू माइनस 20, फिर से जहां जहां पे एक्स उसकी जगह 0, आ गया cos n पाई x यानी आ जाएगा 0 अपॉन n पाई बाय l, तो पहले l कहां पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहां पे चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो आ गया l, और ये डिवीजन में क्या है अभी भी n पाई, तो हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पहले पार्ट के लिए हुआ, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे डिवीजन का l कैंसिल, तो क्या बाहर निकला यहाँ से 40 अपॉन n पाई, बाहर निकला cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो आ गया साइन n पाई x बाय l, x के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन मेरा उससे डिवाइड करना पड़ता है, n पाई बाय l से क्या कर दे इसको डिवाइड कर दे, बिटवीन लिमिट 0 से लेके l, फिर से क्या लगाना पड़ेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
जैसा था वैसा यहाँ क्या आएगा, -20 L अपॉन n पाई कॉस n पाई की वैल्यू क्या आती, -1 का पावर n, फिर उसके बाद -20L बाय n पाई कॉस 0 की वैल्यू कितनी आती, 1 आती, प्लस L कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में, ताकि 40/L n पाई इंटू n पाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले जहां जहां पे x है उसके जगह l डालो, L L कैंसिल, तो क्या बचा साइन n पाई, याद हो साइन n पाई कितना होता 0, माइनस लोअर लिमिट जहां जहां x है उसके जगह 0 डालता आ जाएगा साइन 0, साइन 0 भी क्या होता 0, यानी ये पूरी वैल्यू क्या आने वाली है 0। तो यहाँ पे आपने पहले दो वैल्यू यूज किए, एक था cos n पाई जो होता है -1 का पावर n, और दूसरा cos 0 जो होता है 1। अब आप दो वैल्यू यूज करने वाले, कौन सी, साइन n पाई होता है 0, साइन 0 भी होता है 0, तो पूरा ब्रैकेट क्या बन गया 0, 0 से मल्टीप्लाई होते पूरी टर्म क्या बन गई आपकी 0। यहाँ से bn की वैल्यू क्या मिली आपको, 2/L माइनस 20/L n पाई -1 का पावर n माइनस 20/L n आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, यहाँ पे कुछ सेम दिख रहा है क्या, यहाँ पे एक वैल्यू हमको दिख रही है सेम, तो हम यहाँ से -20L/n पाई को निकाल सकते हैं कॉमन। तो बताओ bn की वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस साइन बाहर निकला, 22 क्या हो जाएगा 40, तो आ गया 40। यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का L कैंसल, तो डिवीजन में क्या बचा n पाई, तो आया -40/n पाई आया। यहां से पूरी वैल्यू माइनस के साथ आपने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा 1, यहां से आपने -20L/n पाई बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा यहाँ पे आपके पास बचा +-1 का पावर n आएगा। तो यहाँ से bn के दो केसेस हो सकते हैं, पहला अगर n इवन है तो क्या होगा, दूसरा अगर n ऑड है तो क्या होगा। तो बताओ bn की वैल्यू क्या आएगा, -40/n पाई 1 -1 when n is odd। अगर आप -1 का पावर n की वैल्यू 1 लेके देखो, -1 का पावर 1 कितना होगा -1 आया, और when n is even मतलब 2 ले लो, -1 का स्क्वायर +1, तो यहाँ पे आएगा 1 + 1, तो इसकी वैल्यू आ सकती है -40/n पाई इंटू 1 + 1, दैट इज bn की वैल्यू क्या है आपके पास, पहले 1 - 1 0, यानी इसकी वैल्यू आएंगी 0 1 n इज ऑड, और इसकी वैल्यू आएंगी 1 + 1 2, तो आएंगे -80/n, कब when n is even आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। आप इसका आंसर अब दो फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं दोनों फॉर्म लिख के बताता हूँ, क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन आया था इंस्टाग्राम में, पूछे थे एक यूजर ने कि आपको n के जगह आपने सर डायरेक्टली 2n - 1 ले लिया है, कहीं पे n के जगह 2n ले लिया है अपने मन से, तो अपने मन से नहीं लिया हुआ है, आप ऑड और इवन का केस लगा रहे हो। अगर आपको n में कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप n की वैल्यू ले लो 2m - 1 और n की वैल्यू ले लो 2m, कब जब ऑड दिखाना तो 2m - 1 ले लो, और अगर इवन दिखाना तो 2m ले लो। आप ऐसा भी कर सकते हो उसको, ठीक है, क्या कह रहा हूँ आपको लिख के बताता हूँ, दोनों टाइप के आंसर लिख के बताता हूँ। तो bn की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, जो हमारी इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन 17, तो आप फिर से इक्वेशन 17 नहीं लिखेंगे, therefore equation 17 becomes, ऐसी थी आपकी इक्वेशन 17, तो आप इसको लिख सकते हैं v की वैल्यू एट x, t क्या आएगा समेशन n = 1 से लेके इंफिनिटी। देखो पहली वैल्यू क्या है यहाँ पे bn की, bn में हर एक ऑड टर्म के लिए आंसर क्या है 0, तो ऑड टर्म का आंसर क्या आ गया 0। अब
अब हम आएंगे हमारी इवन टर्म में। इवन टर्म में क्या है, -80/n पाई। लेकिन इवन टर्म कौन सी रहती है, इवन टर्म रहती है जैसे आपने लिया 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो देखो अगर मैं n की जगह रखता हूं 1, तो 2 1 बार कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे n की जगह क्या डाल दूंगा, 2n डाल दूंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं -80/2n पाई। समझा क्यों लिखा 2n, क्योंकि मेरी सिर्फ इवन टर्म्स में आंसर आ रहा है, ऑड टर्म में आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इवन टर्म को कंसीडर करूंगा। इवन टर्म कौन सी है, 2 टाइम्स है यानी n इक्वल्स टू 1 लोगे तो 1 ऑड नंबर, तो उसमें नंबर लिया क्या हमने, नहीं। लेकिन हमने n की वैल्यू जब n की वैल्यू 1 लिया तो 2 × 1 क्या हो गया, 2। तो 2 क्या है, इवन नंबर। तो देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर बना है, इवन नंबर। समझा पक्के में। फिर उसके बाद क्या थी वैल्यू, ये हो गया साइन n के जगह आ जाएगा 2n पाई xl e⁻⁻c² n के जगह 2n का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय l²। लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन n से n में कन्वर्ट करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, मेरे को कौन सी टर्म चाहिए, मेरे को चाहिए सिर्फ और सिर्फ इवन टर्म चाहिए। तो मैं लेट लिख दूंगा n की वैल्यू इक्वल है 2 टाइम्स m से, जहां पे m की वैल्यू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी जाए। तो m के जैसे जगह 1 डालूंगा मैं, तो 2 1 क्या हो जाएगा 2। तो n की वैल्यू क्या आएंगी, सिर्फ और सिर्फ 2। m के जगह अगर 2 डालूंगा तो 2 2 4, तो n की वैल्यू क्या आएंगी 4। तो n की यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही, सिर्फ और सिर्फ इवन वैल्यू आ रही। तो आप चाहो ना इस आंसर को m के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, v ऑफ x, t इक्वल टू समेशन m इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी। आप ऐसा भी लिख सकते हैं m के टर्म्स में भी। अगर m के टर्म्स में लिखे, मैं इसको अगर m के टर्म्स में कन्वर्ट करता हूं तो बताओ मेरे को क्या मिलेंगी, b n की वैल्यू क्या आएंगे 0 when n is odd, यानी n की वैल्यू आपने क्या लिए 2m, तब ये m के टर्म्स में बन गया। तो ये भी आ जाएगा m is odd। m is odd के लिए आपको सेम आंसर मिल रहा है। लेकिन अगर आप इवन टर्म्स में निकालना चाहेंगे तो इवन टर्म्स क्या मिलेंगे आपको, m के जगह रख देंगे n के जगह 2m, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे bn की वैल्यू -80/m, m की वैल्यू क्या है 2m आ जाएगा। तो चलो bn की जगह क्या आ गया, यहाँ पे bn के जगह आ जाएगा -80/2m पाई आ गया साइन ऑफ, फिर क्या था यहाँ पे साइन ऑफ, कहाँ गया भाई हमारा क्वेश्चन, साइन ऑफ n पाई, n की जगह मैंने क्या लिया 2m, तो अगर 2m पाई x/e⁻⁻c², n का स्क्वायर था, n की वैल्यू क्या लिया 2m, तो आ जाएगा 2m का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय l² आएगा। अब क्वेश्चन आपने किसके टर्म्स में कर दिया, n के टर्म्स में। देखो दोनों सेम है, यहाँ पे 2n पाए, यहाँ पे 2m पाए। आपको अगर सिर्फ ऑड टर्म इवन टर्म दिखाना है तो हम ऐसा डायरेक्टली भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। आप चाहो तो n के जगह m में भी क्वेश्चन को बना सकते हो। समझ में आया, तो आपने यहाँ पे लिख चाहो तो लिख सकते हो वेयर n की वैल्यू इक्वल है 2 टाइम्स m से, जहाँ पे m है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, यानी n की सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू आ रही है इवन। m के जगह 1 रखा, 2 1 2, n आ गया 2। m के जगह 2 रखा, 2 2 4, n की वैल्यू आ गई 4, इवन है। m की वैल्यू 3 ऑड डाला तो 3 2 6, n क्या मिला इवन। तो यहाँ से हमको n की सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू मिल रही, इवन वाली। क्यों, क्योंकि हमको मालूम जब भी n ऑड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा जी। समझा। तो आप चाहो तो क्वेश्चन का आंसर ये फॉर्म में लिख लो या तो फिर ये फॉर्म में लिख लो। अगर ये फॉर्म में लिख रहे सिर्फ एक स्टेप ऐड करना है, रीजन में डाल देना है कि आपको n की वैल्यू आपने क्या लिए हैं 2, वेयर n इक्वल्स टू 2, ऐसा लेना पड़ेगा। उम्मीद है समझा होगा। समझा। तो आप n m आप जो यहाँ पे 2n -1 या तो 2n अपनी मर्जी से ले रहे हैं क्या, नहीं, आप इवन और ऑड टर्म को ख्याल रख के ले रहे हैं, ठीक है। तब यहाँ पे 2 के टेबल में दोनों आता है, 2 4 8 आ जाएगा। तो बताओ u की वैल्यू एट x, t क्या आएगा, 40 कांस्टेंट है आ गया बाहर, माइनस साइन कांस्टेंट है आ गया बाहर,
पाई कांस्टेंट आ गया बाहर, समेशन m की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी, अंदर क्या बचा 40/m sin 2m पाई x बाय l e⁻⁻p², 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो आ जाएगा 4c² m² पाई² बाय l²। ठीक है, तो आपकी मर्जी, अगर आप यहाँ पे इस फॉर्म में लिख रहे हो तो जहां जहां मैं m लिख रहा हूँ आप क्या लिखते जाएंगे n लिखते जाएंगे, कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा। तो आपके पास v की वैल्यू आ गया एट x, t, इसको तो इक्वेशन नंबर कहाँ गया भाई, इक्वेशन नंबर, क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया ना कि इक्वेशन भी नहीं है, 17 तक दे चुके थे, हो जाएगा इक्वेशन नंबर 18 हो जाएगा। तो आपके पास v ऑफ x t आ गया, और आपको क्या की वैल्यू चाहिए थी, v की चाहिए कि u की चाहिए, u की चाहिए, है ना। हमने क्वेश्चन किस में सॉल्व किया था, u पे, हमने तो v का एक लिए बनाया ताकि एंड पॉइंट पे टेम्परेचर हमको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो बताओ आप u निकाल सकते, क्या निकाल सकते, तो फ्रॉम इक्वेशन u और v के बीच में रिलेशन कौन सी इक्वेशन में दिया हुआ है, u और v के बीच में रिलेशन हमको दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 14 पे है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 14, तो फ्रॉम इक्वेशन 14 एंड 18 वी गेट, अगर आपको याद हो ये थी हमारी इक्वेशन 14, ये थी हमारी इक्वेशन 18, ठीक, दोनों को लिख दो एक साथ तो बन जाएगा आपका आंसर, क्या बनेगा, u ऑफ x t इक्वल टू v ऑफ x t, क्या है v ऑफ x t, -40/पाई समेशन की वैल्यू m की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी, 40 कहां से है, 40 तो अपन ने बाहर निकाल लेना ऐसे, हाँ 40 तो हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया था, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन, और 40 को हमने निकाल लिया था बाहर, नीचे से हमने पाई को तो 1/m बचा था, तो यहाँ पे 40 नहीं है, यहाँ पे क्या है 1/m, चलो -40 और पाई बाहर निकला तो आ गया 1/m साइन 2m पाई x बाय l e⁻⁻4 c² m² पाई² बाय स्क्वायर t, ये पूरे पे लग रहा है समेशन, लग रहा है, ये का की वैल्यू हो गई v, यहीं पे आंसर खत्म है क्या, नहीं, प्लस ये भी वैल्यू आ गया प्लस 60x/l प्लस 20 विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तब अगर आपको तीनों में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे, पहला जहां पे आपको बाउंड्री कंडीशन 0 दी हुई है तो वहां पे तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, दूसरा जहां पे आपको बाउंड्री कंडीशन पहले 0 नहीं दी हुई है, इनिशियल कंडीशन नहीं दी हुई थी, तो आपने पहले बाउंड्री कंडीशन से इनिशियल कंडीशन निकाला, और फिर जो सेकेंड केस में बाउंड्री कंडीशन थी वो 0 दी हुई थी, और तीसरा सबसे हार्ड वाला जहां पे बाउंड्री कंडीशन 0 नहीं दी हुई थी, स्टेडी स्टेट भी लगाना था, और फिर एक नया टेम्परेचर v इंट्रोड्यूस करना पड़ा जिसके लिए एंड पॉइंट का टेम्परेचर क्या रहेगा 0, तो उसमें कुछ इस तरीके से आंसर आएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, उम्मीद है सबका टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज थोड़ा सा फोकस करते हुए पढ़िए, क्वेश्चन थोड़े से हार्ड है ना, देखिए आप देख रहे कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है, यहाँ पे कई बार मिस्टेक्स होती है, क्योंकि आप कितने भी अच्छे से कैलकुलेशन करो एक ना एक जगह पे आपकी नजर हटेगी, जहाँ पे भी नजर हटेगी वहां पे दुर्घटना घटेगी, तो प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। तो ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा था। कल के लेक्चर में हम 2 डायमेंशनल हीट फ्लो यानी लैपलास वाला क्वेश्चन देखेंगे। हम ऐसा कोशिश करेंगे कि लैपलास के क्वेश्चंस भी देख के हो जाए और इक्वेशन भी देख के हो जाए, ताकि हमारा टॉपिक हो जाए कंप्लीट। ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।